एक राजा वासना में इतना अंधा हो गया कि अपनी ही सगी बेटी अपनी खुद की औलाद को गलत नज़रों से देखने लगा। पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ हिल गया। विलासनगर नाम के एक राज्य पर मदनपाल नाम के एक राजा का शासन था। राजा मदनपाल बहुत ही धूर्त और अय्याश किस्म का व्यक्ति था, जो हर समय बस भोग विलास के बारे में ही सोचता रहता था। राज्य की जिस किसी भी सुंदर स्त्री पर राजा मदनपाल की नज़र पड़ जाती तो वो उसे अपनी भोग की वस्तु बना लेता। रानी प्रेमलता राजा की इस आदत से बहुत दुखी थी, पर राजा को रानी के सुख या दुख से कोई लेना देना नहीं था। वो तो अपने रंगारंग कार्यक्रमों में मस्त रहता, खूब मदिरापान करता और नई नई स्त्रियों के साथ भोग विलास करता। दुष्ट राजा मदनपाल की कोई संतान नहीं थी, पर उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे एक आध बार चिंता होती तो बस इस बात की कि अगर उसका कोई पुत्र होता तो वो उसके बाद राजकाज के काम को संभाल लेता, उसका राजवंश आगे बढ़ता रहता। अन्यथा उसे पुत्र की भी ऐसी कोई खास चाहत नहीं थी। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था कि रानी प्रेमलता बेचारी किसी तरह अपने दिन काट रही थी। एक दिन रानी की तबीयत बिगड़ गई। राजवैद्य को बुलाया गया। जब राजवैद्य ने रानी की जांच की तो पता चला कि रानी प्रेमलता गर्भ से थी। यह खबर जब राजा मदनपाल को मिली तो उसको बहुत सुकून मिला। उसकी आदतों में कुछ सुधार होने लगा, पर यह सुधार बहुत ही कम समय तक था। 9 महीने बाद रानी प्रेमलता ने एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर कन्या को जन्म दिया। पुत्र की राह देखने वाले राजा को इस बात की खबर लगी तो उसका खून का पानी होते देर नहीं लगी। उसने तुरंत रानी के पास संदेशा भिजवाया कि उसकी कोख से जन्म लेने वाली लड़की का वो कभी मुख तक नहीं देखेगा। वो अपनी बेटी को मुझसे दूर ही रखे। अगर वो कभी मुझे नजर आई तो मैं उसे तुरंत रानी सहित मृत्यु के घाट उतार दूंगा। बेचारी रानी को जब राजा का ये संदेशा मिला तो वो खून का घूंट पीकर रह गई। इसके अलावा वो बेचारी अब और कर भी क्या सकती थी। अब रानी के पास एक सहारा था तो वो थी उसकी ये नवजात कन्या। रानी को तो पुत्री के रूप में जैसे नया जीवन मिल गया था। अत्यंत सुंदर और अद्भुत नैन नक्श वाली उस कन्या ने तो जैसे रानी प्रेमलता के प्राण बसते थे। रानी जब भी उसको छूती, उससे दुलार करती तो उसके सारे दुख गायब हो जाते। रानी ने अपनी बेटी के अद्भुत सौंदर्य को देखते हुए उसका नाम तारावती रख दिया। उधर राजा पहले से भी ज्यादा दुष्ट हो चुका था। अब तो उसने रानी के पास जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। अब तो वह पहले से भी ज़्यादा क्रूर हो गया था और खुलकर अपनी मनमानी करने लगा। ऐसे ही समय बीतने लगा। राजकुमारी तारा अब 10 साल की हो चली थी। वो इतनी सुंदर थी कि उस जैसा पूरे संसार में कोई नहीं था। रानी प्रेमलता को अब अपनी बेटी राजकुमारी तारा के विवाह की चिंता होने लगी, क्योंकि पुराने समय में बचपन में ही बच्चों का विवाह कर दिया जाता था और उनकी 18वीं वर्षगांठ मनाई जाती थी तब उनका गोना कर दिया जाता, अर्थात जिस लड़के के साथ लड़की का विवाह होता, बेटी के विवाह की चिंता को लेकर रानी प्रेमलता अपने दुष्ट पति राजा मदनलाल के पास जाती है और कहती है, महाराज आप अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखना चाहते तो ना सही, आप मेरे पास भी नहीं आना चाहते तो ना सही, पर अब हमारी बेटी 10 वर्ष की हो चुकी है। कम से कम अपनी बेटी के लिए नहीं तो इस समाज की खातिर ही सही। लोग क्या कहेंगे कि राजा अपनी बेटी का विवाह नहीं कर रहा है। इस उम्र में तो सब लोग अपने बच्चों का विवाह कर ही देते हैं। इसलिए हे राजा, जल्दी से राजकुमारी के लिए कोई योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दो। अनमने ढंग से रानी प्रेमलता की बात सुन राजा ने जब उनकी बातों पर विचार किया तो सोचा, रानी ठीक ही कह रही है, सब क्या सोचेंगे। इसी विचार के साथ राजा ने राजकुमारी तारावती के लिए न चाहते हुए भी वर ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ दिनों बाद पास के ही एक प्रतापगढ़ नाम के एक राज्य में राजकुमारी तारावती का रिश्ता पक्का कर दिया। प्रतापगढ़ के ऊपर उन दिनों राजा धर्मपाल का शासन था। उनका एक ही पुत्र था जिसका नाम अभिमन्यु था। तय समय पर युवराज अभिमन्यु के साथ राजकुमारी तारावती का विवाह संपन्न हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता गया। राजकुमारी तारा अब 18 वर्ष की हो चुकी थी तो वो पहले से ही अब कहीं अधिक सुंदर हो गई थी। राजकुमारी तारा को भगवान ने जितना सुंदर रूप दिया था वैसे ही उसकी बुद्धि भी थी। राजकुमारी तारा का ससुराल जाने का समय भी निकट आ गया था। जैसे जैसे राजकुमारी का ससुराल जाने का दिन नजदीक आ रहा था वैसे वैसे रानी प्रेमलता का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। जब रानी प्रेमलता को लगा कि अब वो नहीं बच पाएगी और शायद बेटी के ससुराल जाने से पहले ही वो इस दुनिया को अलविदा कह देगी तो रानी प्रेमलता राजा के पास जाती है और आंखों में आंसू लिए राजा से विनती करती है, महाराज मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप हमारी पुत्री से नफरत करते हैं।
आपने बचपन से लेकर आज तक उसे एक नज़र देखना भी पसंद नहीं किया, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज़्यादा दिनों तक जीवित रहूंगी। इसलिए हे महाराज, अपनी पुत्री की जिम्मेवारी अब मैं आपको सौंप रही हूँ। जब तक उसका गोना नहीं हो जाता और वो अपने ससुराल विदा नहीं हो जाती, तब तक आपको ही राजकुमारी का ध्यान रखना होगा और बड़ी धूमधाम से उनका गोना कर हमारी बेटी को विदा कीजिएगा। महाराज, बस आपसे हाथ जोड़कर यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। रानी की ये हालत देख राजा उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, ठीक है, मैं हमारी बेटी का ध्यान रखूंगा। राजा से तसल्ली मिलने के बाद रानी प्रेमलता का देहांत हो जाता है। रानी के जाने के बाद उसे किए गए वादे के अनुसार राजा मदनपाल राजकुमारी तारावती को संदेश पहुंचाता है कि आज वो उससे मिलने आएंगे। जब राजकुमारी तारा को अपने पिता का संदेश मिला तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जिंदगी में पहली बार आज वो अपने पिता से मिलने वाली थी। राजा के कामों से निवृत्त होकर जब राजा राजकुमारी से मिलने महल जाते हैं और उसे आवाज़ लगाते हैं, तब राजा की आवाज़ सुन जैसे ही राजकुमारी तारा राजा के सामने आती है तो राजकुमारी तारा को देखते ही मदनपाल शून्य पड़ जाता है। अपनी ही बेटी को दुष्ट राजा गलत नज़रों से देख रहा था। राजकुमारी तारा को जब राजा ने पहली बार देखा तो वो ये भूल गया कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सगी बेटी है। राजा ने इतनी सुंदर कन्या आज तक नहीं देखी थी। मदनपाल को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सामने खड़ी कन्या उसकी वही बेटी है जिससे वह जन्म से ही नफरत करता आया है। इतनी नफरत कि आज तक उसने उसकी शक्ल तक देखने गवारा नहीं था, पर आज जब पहली बार उसने अपनी बेटी को देखा तो उसकी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा और बस एकटक उसे ही देखे जा रहा था। राजा मदनपाल की आंखों में पिता का प्रेम नहीं बल्कि वो दुष्ट दरिंदा था जो अपनी सारी मान मर्यादा भूलकर गंदी निगाहों से राजकुमारी को घूरे जा रहा था। राजकुमारी को देख राजा मदनपाल के मुख से एक शब्द भी नहीं निकला और वहाँ से बिना कुछ बोले चुपचाप अपने सैन कक्ष में लौट आया। दुष्ट राजा वासना के वशीभूत हो अब बस राजकुमारी तारावती के बारे में ही सोचा जा रहा था। उसका दिमाग एकदम से शून्य पड़ गया था। रह रहकर उसकी आंखों के सामने तारावती का वही मुस्कुराता चेहरा आ रहा था। राजा को ऐसे ही बैठे बैठे पता नहीं कब रात से दिन और दिन से रात हो गया। उसके दिमाग से राजकुमारी तारावती की छवि हटी नहीं रही थी। उसके दिमाग में हजारों सवाल, हजारों तर्क वितर्क एक साथ चल रहे थे। इधर बेचारी तारावती भी असमंजस में थी कि जिस पिता से मिलने को वो इतनी आतुर थी कि जिस पिता ने पैदा होने के बाद अपने जीवन में आज पहली बार देखा था और पहली बार मिली थी। पता नहीं क्यों उससे मिलने के बाद राजकुमारी को लेस मात्र भी खुशी नहीं हो रही थी। वो तो ये सोच कर परेशान थी कि उसे उसके पिता के चेहरे पर ऐसे कोई भाव ही नज़र नहीं आए जिससे वो पहली बार मिलने आ रहे हैं, जिसे उन्होंने 18 वर्ष तक नहीं देखा। उल्टा उनके चेहरे पर वो भाव थे जो एक लोभी पुरुष के चेहरे पर किसी सुंदर स्त्री को देखने पर आते हैं। उधर जब राजा मदनपाल को यह एहसास हुआ कि सुबह हो चुकी है तो उसने तुरंत अपने नौकर को घोड़ा गाड़ी तैयार करने को कहा। आनन फानन में बावरा सा हुआ राजा घोड़ा गाड़ी में बैठ जंगल की ओर एक साधु महात्मा के ठिकाने की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में राजा अपने नौकर के साथ साधु महात्मा के ठिकाने पर पहुंच गया। राजा ने साधु को प्रणाम किया और निकल गया। इतनी सुबह सुबह राजा को अपने पास आया देख थोड़े आश्चर्य से साधु बोले, वत्स, आज इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो हैं? तब राजा मदनपाल महात्मा से बोला, हे साधु महाराज, कल रात से मैं एक छोटी सी उलझन में हूँ। राजा की बात सुनकर महात्मा जी बोले, बताओ वत्स, ऐसी क्या उलझन है जो तुम्हें इतनी सुबह सुबह मेरे पास खींच लाई? राजा मदनपाल बोला, प्रभु, यदि किसी ने आम का पेड़ लगाया हो और उसकी दिन रात सेवा की हो और कई वर्षों बाद जब वह फल देने के लिए तैयार हो गया हो तो जिसने पेड़ लगाया है क्या वो उस फल को किसी और को देने की बजाय स्वयं नहीं खा सकता? अगर वह स्वयं पेड़ के लगे फलों को खा ले तो क्या वह दुष्ट राजा वासना के वशीभूत हो कुछ भी मनमानी कहानी बनाकर पेश करता है और कहता है, आप ही बताइए प्रभु जी, कोई व्यक्ति आम का पेड़ लगाकर उसकी देख रेख कर उसे बड़ा करता है और उस पेड़ के फलों को वो किसी और को नहीं देकर अगर खुद खाए तो क्या ये पाप होगा? राजा की बात सुन महात्मा जी बोले, नहीं राजन, अगर बात पेड़ के फल खाने की है तो इसमें भला क्या पाप है? हो सकता है अपनी मनमानी कहानी बनाकर और महात्मा जी के आगे कुछ का कुछ बताकर घिनौना राजा अपने मन को तसल्ली देता है कि उसकी गंदी सोच गलत नहीं है और खुशी खुशी महात्मा जी से विदा लेकर वापस अपने महल की तरफ चल पड़ता है।
राजा के साथ गए उसके नौकर भीमा को राजा की यह कहानी और उसका ये व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था, पर राजा से कुछ कहने या पूछने की भला उसकी क्या मजाल। इधर बेचारी राजकुमारी को भी रात भर ठीक से नींद नहीं आती। सुबह होने पर वो अनमने ढंग से उठती है, पर अब भी कल की बातें रह रहकर उसके दिमाग में उथल पुथल मचाई थी। अंततः राजकुमारी तारा ने सोचा कि कहीं ये सब उसका वहम तो नहीं, क्या पता उसके पिता ऐसे ना हो और वो ही उनके बारे में कुछ भी अनाप शनाप सोचे जा रही हो। इसी सोच के साथ राजकुमारी अपने पिता से बात करने का निर्णय लेती है और जब उनके निवास स्थान पर जाती है तो राजा को वहाँ नहीं पाती, क्योंकि राजा उस समय जंगल में महात्मा जी के पास गया हुआ था। राजा मदनपाल महात्मा से मिलकर वापस अपने महल आ जाता है। काफ़ी देर सोच विचार कर वो एक पत्र लिखता है और वो पत्र अपने नौकर भीमा को देते हुए उसे हुक्म देता है कि इस पत्र को लेकर तुम फौरन राजा प्रतापगढ़ जाओ और राजा धर्मपाल को यह पत्र देना। राजा का हुक्म मिलते ही नौकर भीमा तुरंत प्रतापगढ़ के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही घंटों बाद का सफ़र करके वो प्रतापगढ़ पहुंच जाता है। राजा धर्मपाल दरबार लगाए राजसभा में बैठे थे। भीमा राजा धर्मपाल को प्रणाम कर जब राजा का दिया पत्र उन्हें देने लगते हैं तो राजा धर्मपाल उन्हें कहते हैं, क्या संदेश लाए हो, जोर से पढ़कर सुनाओ। तो आदेश पाकर भीमा उस पत्र को राजसभा में पढ़ने लग जाता है, जिसमें लिखा था, प्रिय राजन, मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरी पुत्री और आपकी पुत्र वधू अपनी माँ की मृत्यु का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस दुनिया से चल बसी। मैं ये सूचना आपको बहुत पहले ही देना चाहता था, लेकिन मैं खुद पहले अपनी पत्नी और फिर अपनी बेटी को खोने के कारण सदमे में था। आज भी बड़ी हिम्मत करके ये संदेश लिख पाया हूँ। हे राजन, आप राजकुमार अभिमन्यु के विवाह हेतु कोई अन्य राजकुमारी ढूंढ लीजिए। खेद के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। राजा मदनपाल की यह खबर सुन राजा धर्मपाल को बहुत बड़ा धक्का लगा, पर राजा धर्मपाल से कई गुना ज़्यादा धक्का संदेश लेकर आए नौकर भीमा को लगता है। सुबह महात्मा के पास जाने वाली घटना और अब ये पत्थर उसे कै और ख जोड़कर राजा के बुरे इरादे समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। वो तुरंत तेज नौकर भीमा को जब राजा के बुरे इरादे का पता चलता है कि दुष्ट राजा जब अपनी ही सगी पुत्री के बारे में गंदे विचार पाल रहा है, तो वो तेजी के साथ अपने घोड़े को विलासनगर की ओर दौड़ा देता है। पुराने समय में जब राजा महाराजाओं का विवाह होता था, तब लड़की का पिता अपनी बेटी को दहेज दहेज के साथ ही नौकर चाकर भी दिया करते थे। नौकर भीमा भी ठीक उसी तरह रानी प्रेमलता के साथ विलासपुर आया था, इसलिए वो हमेशा से ही रानी प्रेमलता के प्रति वफादार रहा था। जब उसे राजा के अनिष्ट इरादों का पता चला तो वो कैसे भी करके रात होने से पहले राजकुमारी तारावती के पास पहुंचकर उसे इन सब बातों से अवगत करवाना चाहता था। तो वो तेजी के साथ विलासनगर की ओर बढ़ रहा था। इधर जब राजा मदनपाल के द्वारा भेजे गए संदेश की सूचना राजा धर्मपाल के पुत्र अभिमन्यु को लगी तो वो बेचारा एकदम सन्न रह गया। राजकुमार की हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं, जैसे उसके शरीर में प्राण ही ना हो। जब आज से 8 वर्ष पहले उसका विवाह राजकुमारी तारावती के साथ हुआ था, तब राजकुमार अभिमन्यु ने तारावती की एक झलक देखी। वो उसकी कजरारी आंखें, वो मासूम चेहरा, तब से ही वो राजकुमारी के साथ अपना जीवन बिताने के सपने संजो रहा था। इन बीते वर्षों का एक एक दिन उसे यही सोचकर काटा था कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब उसकी पत्नी यानी राजकुमारी तारावती उसके पास आ जाएगी। भारी हृदय और आंखों में आंसू लिए राजकुमार अभिमन्यु को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। उधर दुष्ट राजा मदनपाल ने अपनी घिनौनी योजना के तहत सभी नौकरों को छुट्टी दे दी और महल की सुरक्षा में खड़े सिपाहियों को सख्त हिदायत दी कि आज रात कोई भी महल के अंदर नहीं आ पाए और ना ही कोई बाहर जा पाए। दिन ढल चुका था, शाम हो चुकी थी। शाम होते होते नौकर भीमा भी राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंच गया, पर जब वो अंदर जाने लगा तो वहाँ मौजूद पहरेदारों ने उसे रोक लिया और बोले, क्या तुम्हें पता नहीं कि आज महाराज ने सभी को छुट्टी दे रखी है। पहरेदारों की बात सुन एक बार तो भीमा सकते में आ गया था, पर फिर उसने बुद्धि से काम लेते हुए बोला,
मुझे महाराज ने एक जरूरी संदेश देकर भेजा था और कहा था जब तुम वापस आओ तो घर जाने से पहले मुझे सूचित करना। मैं तो बस उन्हीं के आदेश का पालन कर रहा हूँ। भीमा की बात सुन पहरेदारों ने उसे अंदर जाने दिया। भीमा आनन फानन में भागा, तुरंत राजकुमारी तारावती के विश्राम गृह में गया। जब वो राजकुमारी के कक्ष में गया तो देखा कि राजकुमारी तारा गहरी सोच में बैठी हुई है। भीमा के कक्ष में आते ही राजकुमारी तारा की तंद्रा टूट गई। एक नौकर को वो बिना इजाज़त के अपने कमरे में देख वो एकदम सक पका गई। देखा तो उसकी माता जी यानी रानी प्रेमलता का नौकर सिर झुकाए खड़ा है। उसे देख राजकुमारी तारावती क्रोधित हो चिल्लाने ही वाली थी कि भीमा हाथ जोड़कर बोला, ऐसे बिना इजाज़त के आपके कक्ष में आने के लिए क्षमा करे राजकुमारी, पर बात ही कुछ ऐसी थी